नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, कानूनों को आप रोकें नहीं तो हम रोकेंगे। किसान आंदोलन हुआ तेज, कई राज्यों में बीजेपी से सीधी मुठभेड़ शुरू। गांधी के हत्यारे गोडसे के नाम पर हिंदू महासभा ने खोली ज्ञानशाला। बंगाल में ओवैसी का मुसलमानों ने किया विरोध, वोट न देने की अपील। बड़े उत्पाद की तैयारी कर रहे ट्रंप भक्तों की धरपकड़ तेज। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे निवेदन। पहला निवेदन यह है कि sathhindi.com के ऐप को आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन यह है कि sathhindi.com को आपके आर्थिक सहायता की मदद की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि आप इसकी सदस्यता ग्रहण करें ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा मिले और गोदी मीडिया के प्रभाव को नियंत्रित सीमित किया जा सके। उम्मीद है कि दोनों कदम आप जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बहुत निराश है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हमने आपसे पिछली बार पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वे ठंड में बैठे हुए हैं। आप हमें बताएं, अगर आप इन कानूनों को होल्ड नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर देंगे। इन्हें रोकने में आखिर दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि उनके पास कई किसान संगठन आए हैं जिन्होंने कहा है कि ये कानून बेहतर है। उन्होंने कहा कि बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इस पर बोबडे ने कहा कि उनके पास तो ऐसी कोई याचिका नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि ये कानून अच्छे हैं। बोबडे ने आगे कहा कि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं प्रदर्शन में क्यों शामिल हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा, हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि सरकार इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। आपने बिना व्यापक बातचीत के ही इन कानूनों को लागू कर दिया और इसी वजह से धरना शुरू हुआ, इसलिए आपको इसका हल निकालना ही होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं कि अदालत कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती। सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों में खून लगे। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमें इस बात का डर है कि अगर कोई कुछ कर लेता है तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार के इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है कि वे इन कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। किसानों ने चिताया है कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती है तो वे दिल्ली की सभी सीमाओं को बंद कर देंगे। समिति ने कहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बिना खुद इस मामले में फैसला करना चाहिए। समिति ने आरोप लगाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो इस पूरे मामले में दो चीजें बहुत साफ उभर कर आ रही हैं। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी चीजें स्वीकार की हैं जिसको सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। यानी पहली बात कि ये कानून बेहद अलोकप्रिय हैं और इनके बारे में सारी राय जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है वो नकारात्मक है। कोई भी इन कानूनों को पसंद नहीं कर रहा है, भले ही सरकार दावा करे, भले ही वो अपने किसानों से बुलवाए, अपने किसान संगठनों से बुलवाए, लेकिन हकीकत यह है कि किसान इसे नापसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कानून बिना विचार विमर्श के बनाए गए हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एक बड़ा गंभीर आरोप लगता रहा सरकार पर और सरकार इससे मुंह छुपाती रही है, मुंह चुराती रही है, ये भी कहा है। और तीसरी बात यह है कि ये आंदोलन अब बहुत बड़ा हो गया है, प्रभावशाली हो गया है और इसमें अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, खून खराबा होता है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठेगी कि आखिरकार वो चुपचाप क्यों देखता रहा। तो उसकी चिंता बोबडे को लग रही है।
लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन हैं जो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ढाल के रूप में काम कर रहा है या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। इस काले कानून को वह वापस नहीं लेना चाहती और कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रही है जिससे किसानों को टाला जा सके, भरमाया जा सके या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उन्हें कोई ऐसा फैसला स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके जिससे केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर सके, यानी इन कानूनों को वापस न ले। तो ये स्थितियां हैं और साफ है कि किसान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये स्वीकार किया है कि हालांकि किसान हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत साफ साफ चीज़ें हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में अंतरिम फैसला देगा। देखिए वो क्या देखता है। एक कमेटी बनाने की बात वो कर रहा है। इस कमेटी को लेकर किसानों में बहुत सारी शंकाएं हैं क्योंकि यही प्रपोजल एक तरह से सरकार ने पहले दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो कमेटियां बनना इस हिंदुस्तान में, कमेटी बनाकर दबा देना, मामलों को लटका देना, ये खेल बहुत सरकारें खेलती रही हैं और किसान इस बात को समझते हैं कि उन्हें इस तरह के खेल में उलझाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कर रही तो और भी दुखद होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पहले ही बहुत गिर गई है और अगर इस तरह का खेल में वो शामिल हुआ तो जाहिर है कि वो जो बची खुची साख है वो भी गिरती चली जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। किसानों की सरकार के प्रति जो कटुता बढ़ रही है उसका असर दिखाई देने लगा है। अब सरकार और किसानों के बीच सीधी मुठभेड़ का दौर शुरू हो चुका है। करनाल और जालंधर जैसे शहरों से अब किसानों और पुलिस की मुठभेड़ की खबरें आने लगी हैं। रविवार को करनाल के कैमला गांव में होने वाली किसान महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से सीधा संवाद करना था, लेकिन किसानों के गुस्से के आगे उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। किसानों से वार्ता से पहले किसानों ने प्रदर्शन किया तो हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें बरसाईं। फिर किसानों का प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर में भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद के घर का गेट खोलकर कुछ युवकों ने अंदर गोबर से भरी ट्राली पलट दी और नारेबाजी की। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और तीक्ष्ण सूद के समर्थन में नारे लगाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और कट्टरपंथी सिख संगठन दल खालसा के एक नेता समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी नेता और राज्य में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दिनेशपुर में आयोजित एक नगर पंचायत के अभिनंदन समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री को किसानों ने काले झंडे दिखाए और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर को उन्होंने तोड़ डाला। इस दौरान पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की भी हुई। हरियाणा में तो पहले से ही जेजेपी के खिलाफ किसानों से लेकर खाप पंचायतों ने अभियान छेड़ रखा है। खाप पंचायतों का कहना है कि वो जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने ही नहीं देंगे। कुल मिलाकर अब किसान और सरकार आमने सामने आ गए हैं। किसानों ने बीजेपी के नेताओं का निकलना मुश्किल कर दिया है और किसानों में सरकार के प्रति बढ़ती इस कटुता को देखकर कहा जा सकता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान संगठनों का भी धैर्य टूट जाए और वे भी तोड़फोड़ पर उतारू हो जाएं। तो अभी तक किसान संगठन शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक तरीके से अपना काम कर रहे थे। जो भी हिंसा हो रही थी वो सरकार की पुलिस के द्वारा हो रही थी, सुरक्षा बलों के द्वारा हो रही थी, चाहे वो आंसू गैस का मामला हो, लाठी बरसाने का मामला हो या वाटर कैनन चलाने का मामला हो। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये किसान संगठन अब दबाव बनाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, थोड़ा सा उग्र भी हो गए हैं और ऐसा होना उनका बनता भी है, लाजमी भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत दबाव डाला जा रहा है किसानों पर और किसान नेताओं पर। उन्हें तरह तरह के मामलों में फंसाया जा रहा है, तो इसलिए वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है और फिर ये किसान ये देख रहे हैं कि इन कानूनों से उनका कितना नुकसान होने वाला है। इसलिए कम से कम ये 2 राज्य तो बहुत ज़्यादा संघर्ष के रास्ते पर हैं, मुठभेड़ के रास्ते पर हैं, टकराव के रास्ते पर हैं और यहाँ बीजेपी का जीना और बीजेपी के साथी संगठन जेजेपी का भी जीना मुहाल कर दिया है। और ये उत्तराखंड में भी देखा गया है, पंजाब में भी देखा गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिले। तो ये सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं।
गांधी के देश में अब गोडसे के समर्थकों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी के हत्यारे के नाम एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी कर दिया है। हिंदू महासभा के दौलतगंज स्थित कार्यालय में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर गोडसे ज्ञानशाला में गोडसे से जुड़ी सामग्री रखी हुई है। इसमें वे किताबें भी हैं जिनमें बताया गया कि गोडसे ने किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची, योजना बनाई और उसे अंजाम दिया था। इसमें गोडसे के भाषणों की कॉपी और उसके लिखे लेख भी रखे हुए हैं। हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इस पुस्तकालय का उद्घाटन दुनिया को ये बताने के लिए किया गया है कि गोडसे सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे अविभाजित भारत के पक्ष में खड़े हुए और मारे गए। आज के अनजान युवकों को गोडसे के राष्ट्रवाद के बारे में बताना इसका मकसद है। भारद्वाज ने इसके साथ ये भी कहा है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश का बंटवारा हुआ था। वे दोनों ही अलग अलग देश का शासन करना चाहते थे। हिंदू महासभा ने गोडसे पर आधारित पुस्तकालय के लिए ग्वालियर को चुना क्योंकि यही वो जगह है जहां उसने हत्या की साजिश रची थी और पिस्तौल खरीदी थी। इसके पहले हिंदू महासभा ने अपने ग्वालियर कार्यालय में गोडसे का एक मंदिर भी बनवाया था, लेकिन कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। लेकिन इससे अधिक चिंता की बात यह है कि निर्वाचित विधायक भी गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने के काम में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, महात्मा गांधी की गलती से ही जिन्ना देश को दो टुकड़ों में बंटवारा कर सका। इसके पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से जुड़े लोगों ने गांधी के हत्यारे को उचित ठहराने की कोशिश की और उसके समर्थन में बयान भी दिए। पिछले साल हिंदू महासभा ने 15 नवंबर को गोडसे बलिदान दिवस के तौर पर मनाया था। गोडसे को 15 नवंबर के दिन फांसी पर लटकाया गया था। इसके अलावा बीजेपी में भी जिन नेताओं ने गोडसे का खुलकर पक्ष लिया है उनका भी प्रमोशन हुआ है, चाहे वो नलिन कतील हो या प्रज्ञा ठाकुर। हम लगातार देख रहे हैं कि एक जुबान से गांधी का नाम लिया जाता है और दूसरी जुबान से गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जाता है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहे कि गांधी की हत्या में उसका हाथ नहीं था, लेकिन सब जानते हैं कि वही विचारधारा थी जो आरएसएस की है, हिंदू महासभा की है और इस तरह के तमाम संगठनों की है जिसने गांधी की हत्या की थी। और गोडसे उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे, बल्कि था कहना चाहिए, इतने सम्मान का हकदार वो हत्यारा नहीं है। तो गोडसे ने ये हत्या की थी और कई अटेम्प्ट के बाद हत्या की थी। तो लगातार वो हिंसा से, नफरत से भरा हुआ व्यक्ति था, वो ब्राह्मणवादी था और ये देखने की बात है कि जिस तरह से उसे राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है, दरअसल वो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के बहुत सारे रूप हैं। ये घृणा और हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद है जिसका पालन हिंदू महासभा करती है और बल्कि संघ परिवार इसको मानता है। दूसरा राष्ट्रवाद वो था जो पूरे आज़ादी के आंदोलन में सबको साथ लेकर नफरत को दूर करके आगे बढ़ने का नाम था, पूरे हिंदुस्तान को एक रखने का नाम था। लेकिन इसमें एक समुदाय विशेष के प्रति जहर भरा हुआ है लोगों में। और हम ये सब जानते हैं कि गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा और संघ परिवार के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, खुशियाँ मनाई थी। तो कहीं ना कहीं अंदर आरएसएस में, संघ परिवार में गांधी को लेकर गुस्सा है और घृणा है, नफरत है और उनकी हत्या को लेकर एक गौरव का भाव है। इसीलिए जो गांधी के हत्यारे हैं, हत्यारे को पूजने वाले लोग हैं, गोडसे को, वो गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं। और आपने पिछले साल एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक महिला गांधी पर गोली चलाते हुए दिखाई गई थी। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे के पक्ष में बयान दिए थे। तो ये संघ परिवार इसको कहीं ना कहीं दबे छुपे स्वीकार करता जाता और अब चूंकि उसकी ताकत बढ़ती जा रही तो ऐसे लोगों को और बल मिलता जा रहा है और वो खुलकर गांधी के खिलाफ शुरू हो गए। तो ये दूसरा जो भारत, नया भारत बन रहा है, नया इंडिया, उसमें गांधी की हत्या करने वालों की तारीफ हो रही है, उनका महिमा मंडन हो रहा है और उस विचारधारा को भी महिमा मंडित किया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। और पार्टीशन तो एक पूरी अलग बहस है जिसमें क्यों, कैसे, क्या हुआ। और ये जो चूंकि वैचारिक विरोध है इसलिए
कुछ लोगों को टारगेट करना ये इनका मकसद है, क्योंकि जो पार्टीशन है उसकी जड़ें कहीं पीछे थीं, जब जिन्ना परिदृश्य में ही नहीं थे, जब नेहरू का कोई इतना बड़ा कद ही नहीं था, तो वो दूसरे तरह से डेवलप हुआ था। लेकिन ये लंबी बहस का है, फिर कभी। अगली खबर लेते हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतरने की तैयारी कर रहे AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल इमाम एसोसिएशन ने करारा झटका दिया है। इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याहिया ने लोगों से अपील की है कि वे पश्चिम बंगाल के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट न दें। याहिया ने कहा है कि AIMIM को गया हर वोट बीजेपी को जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों हैदराबाद का एक राजनेता ऐसे राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहा है जहां पर बीजेपी को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिल रही है। बता दें, देश भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बंगाल में ही है। ओवैसी के बंगाल आने के बाद ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर परेशान है कि वो मुस्लिम मतों में सेंधमारी कर सकते हैं। ओवैसी को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भी सबसे पहला सवाल यही उठा था कि क्या ओवैसी की वजह से राज्य में NDA की सरकार की वापसी का रास्ता साफ हुआ है। महागठबंधन में शामिल RJD कांग्रेस ने कहा था कि ओवैसी के आने से सेकुलर मतों का बंटवारा हुआ है। तो ये बहुत साफ है कि ओवैसी जहां जाते हैं वो विपक्ष के वोट ही बांटने का काम करते हैं और इससे फायदा होता है बीजेपी का, क्योंकि ओवैसी अपने आप में एक पोलराइजेशन फैक्टर है। वो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराने में बीजेपी जो चाहती है मदद करते हैं। भले ही उनकी राजनीति में वो सब ना दिखता हो, वो एक इस तरह से अपने को पेश करते हो कि वो किसी मुसलमान समुदाय भर के नेता नहीं बल्कि सबको जोड़कर लेकर चलना चाहते हो। उनका एक अपना राष्ट्रवाद का रूप है, लेकिन जो राजनीतिक असर पड़ता है उनकी उपस्थिति से, उनकी पार्टी की उपस्थिति से, वो अंततः हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करता है और उससे फायदा होता है बीजेपी को, क्योंकि हर राज्य में हर जगह ज़्यादातर जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो हिंदुओं का बहुमत है। तो ये पोलराइजेशन का काम करता है और ये चिंता रही है तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर सोच वाले लोग हैं, जो हिंसा नफरत से दूर रहते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। लेकिन जो हिंसक राजनीति के पक्षधर हैं, जो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, उन्हें ओवैसी इस रूप में अच्छे लगते हैं। भले ही वो ओवैसी को धिक्कारते हों, कोसते हों, लेकिन उनका इस्तेमाल राजनीति में उनके लिए फायदेमंद होता है। इमाम एसोसिएशन ने उनका विरोध किया है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो तृणमूल कांग्रेस की राजनीति से प्रेरित होकर किया है या सचमुच में अंदर से ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से आवाज़ उठी है और उसका असर होता है कि नहीं होता है। ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में हमें दिखेंगे। लेकिन ये अच्छी पहल है इस लिहाज से कि वो मुस्लिम मतों के बिखरने को रोकने की एक कोशिश कर रही है। अगली खबर लेते हैं, अंतिम खबर आज की। ट्रंप समर्थकों पर अब आफत आ गई है। अमेरिका में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जरा भी उत्पात करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संसद परिसर, कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ और गोलीबारी करने वालों की धरपकड़ और गिरफ्तारी हो रही है। अब अगर ट्रंप समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनकी हवाई उड़ानों पर भी रोक लग सकती है। ये आशंका अमेरिका में जताई जा रही कि ये लोग हवाई जहाज में गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं और जहाज में सवार लोगों और उसके परिचालन सदस्यों के लिए जान का खतरा भी बन सकते हैं। इसके पहले अलास्का एयरलाइंस ने कहा था कि वाशिंगटन से सिएटल की उड़ान में 14 मुसाफिरों ने ऐसी हरकतें की जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एयरलाइंस ने कहा कि इन मुसाफिरों ने मास्क लगाने से इनकार कर दिया, परिचालन सदस्यों को परेशान किया, उनसे तू मैं और हल्ला गुल्ला किया। वहीं ट्रंप समर्थकों के इस तरह के व्यवहार को अब अधिक गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है कि नफरत फैलाने वाले और दूसरे दक्षिणपंथी समूहों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि वे जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे गोलीबारी और तोड़फोड़ करेंगे और उसके बाद वोटों की गिनती फिर करने की मांग करेंगे। कुछ ट्रंप समर्थकों ने कहा कि वे हर हालत में ट्रंप को ही राष्ट्रपति के रूप में चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि हिंसा होगी और लोग गोली चलाएंगे। जिन्हें गोली चलाना नहीं आता वे अभी सीख लें। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गूगल, एप्पल और अमेजॉन ने अपने वेब होस्टिंग सर्विस से पार्लर को हटा दिया है, यानी इन जगहों पर
आपको इसका ऐप नहीं दिखेगा। तो हम जिसे एक अपवाद स्वरूप घटना मान रहे थे कि संसद पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, हमला किया, ट्रंप ने उनको उकसाया और उनको ये छूट दे दी और वहाँ जो सुरक्षा तैनात थे सुरक्षा के लिए उनको कार्रवाई ना करने के लिए कहा, तो ये अपवाद स्वरूप घटना नहीं बल्कि अमेरिका में एक बड़ा समूह इस तरह का तैयार हो गया है जो उपद्रव करना चाहता है, उत्पात करना चाहता है, जो नस्ली भावना से प्रेरित है, गोरा नस्लवाद जिनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, वो ट्रंपवादी हैं और एक खास किस्म का राष्ट्रवाद, जैसा अभी हम बात कर रहे थे गोडसे वाला राष्ट्रवाद, वो वहाँ भी ट्रंप के समर्थकों में भरा पड़ा है और वो इस तरह की हरकतें हिंसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और आगे भी ये ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि ये प्रवृत्ति अभी रुकने वाली नहीं है। अगर इन्हें सख्ती से न कुचला गया तो ये और भी बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का और बड़ी चुनौती का काम होगा बाइडेन के लिए कि सत्ता में आने के बाद 20 जनवरी को वो क्या करते हैं, इससे कैसे निपटते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से वो गुजारिश दोहरा दूं कि कृपया satyhindi.com के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और satyhindi.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।